पॉलिसी किस तरह से काम कर रहा है प्रधान, हम इन सभी सारी चीजों पे चर्चा की, मैं उस परिभाषा पे भी चर्चा करूंगी, ग्लोबल वोकल और ग्लोबल पे भी का दायरा पे भी हम बातचीत करेंगे, गांधी फैमिली ने किस तरह से पूरी इंडस्ट्री को नष्ट किया इस पे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट जो कि जिसका सबसे बड़ा रोल होने वाला है इस भारत में, अगर आत्मनिर्भर बनना है तो एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी सहयोगिता अपनी निभाएगी। तो उनका क्या रोड मैप है, वो क्या देख रहे हैं, किस तरह से मार्केट में आने वाले हैं, क्या गवर्नमेंट के साथ उनकी पॉलिसीज है, ये जानना बहुत जरूरी है। और वो हमें बेहतर सबसे पहले विजय जी बता सकते हैं। तो विजय जी से मैं जानना चाहूंगी, उसके बाद ही मैं अपनी बात रखूंगी कि आखिर विजय जी और सरकार के साथ मिलकर एनएसआईसी जो कि पीएसयू है एमएसएमई मिनिस्ट्री का, वो किस तरह से सरकार के साथ मिलके लोगों को अपने 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 कॉन्फिडेंस में ले रही है, और उसकी जो पॉलिसीज हैं वो उसके लिए कितनी वोकल हो रही है, किस तरह की पॉलिसीज आ रही हैं जो कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगी, जो कि स्मॉल मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं वो अपलिफ्ट होगा, ये सारा कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो मैं विजय जी से पहले सुनना चाहूंगी। विजय जी आप प्लीज बताएं कि आखिर रोड मैप क्या है सरकार का, क्योंकि आत्मनिर्भर क्या जनता को इनकरेज कर दिया, लेकिन किस तरह की पॉलिसीज ला रही हैं, क्या कितना यूजर फ्रेंडली है वो पॉलिसी, कितना कंज्यूमर के लिए कितना लोक लुभावन, आपके लिए कंज्यूमर मतलब है इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए कितना लोक लुभावन है, जो छोटे दायरे के जो उद्यमी हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो मीडियम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अलग अलग क्या पॉलिसीज आई है और किस तरह से गवर्नमेंट उनको क्लब करके एक नया इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इस देश को देना चाहती है। अभी करंट से एमएसएमई की जो डेफिनेशन बदली है, उस डेफिनेशन बदलने से लगभग 99% जो हमारे उद्यमी हैं वो सब एमएसएमई सेक्टर में आ जाते हैं। और हमारा फोकस है वो ज़्यादा माइक्रो और स्मॉल पर है अभी फिलहाल। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो मीडियम है जिसका 250 करोड़ तक का टर्नओवर है डोमेस्टिक में, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे होता है कि वो सब कुछ हायर कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हैं। बट बाकी के और सभी लोगों के जो स्मॉल और उनके लिए ये चीज़ें बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि वो एक अलग से एक्सपर्ट हायर कर लें जिनसे उनको बिजनेस प्रमोशन में हेल्प मिले। तो हम लोग उनको अलग अलग अपनी स्कीम से जो हमारी स्कीम है, जैसे हमारी एग्जीबिशन में सपोर्ट सिस्टम की स्कीम है, जैसे हमारी एक टेंडर मार्केटिंग स्कीम है, या हम सबसे सस्ता रॉ मटेरियल उनको उपलब्ध कराने में उनकी एग्जीबिशन ग्राउंड है, या गवर्नमेंट की और भी कोई स्कीम है, उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं उनके लिए और उनको समझाते हैं उसके बारे में। इसके अलावा अभी हम लोगों ने लेटेस्ट स्टार्ट किया है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। बायर को अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर बायर है इस पूरे स्ट्रक्चर में, अगर किसी के पास बायर हो आज की डेट में, तो वो अपने बिजनेस को और बड़े अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हम जो कुछ ही बनाने जा रहे हैं वो माल बिकने वाला है। समस्या ही वहाँ पर है कि हम माल बना लेते हैं और उसको बेचने का सारा प्रबंध है। तो एक्सपोर्ट एक ऐसी लाइन है, एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस का जहाँ पे आप लगभग बिका हुआ माल ही बनाते हैं, क्योंकि उसका आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर होता है, उसका आपके पास ऑलरेडी एडवांस होता है, और उसको आपको ये पता है कि हम अगर इसके 10,000 या 1 लाख पीस बना रहे हैं तो ये 1 लाख पीस बिकेंगे कहाँ। जबकि रिटेल या डोमेस्टिक बिजनेस में इसका उल्टा है, क्योंकि आप माल पहले बनाते हैं, इन्वेंट्री पहले खड़ी करते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट है, इन्वेंट्री खड़ी करने के बाद आप फिर इंतजार करते हैं कि 2 महीना 3 महीने 6 महीने में बिकेगा, फिर उसके बाद आपको आपका प्रॉफिट आपके पास आएगा। वेरेज जो ये एक्सपोर्ट वाला विंग है, इसमें ये कंफर्ट होता है हमेशा कि आपका माल बिका हुआ है। तो हम लोग एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन में भी जा रहे हैं डायरेक्टली। जी हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी, लेकिन एक बात बताइए कि अभी अमेरिका की आवाज आई कि जो चीन में 1000 कंपनियां काम कर रही थी वो भारत की ओर मुखातिब हो रही है, और उसमें से लगभग 300 कंपनियों से तो बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी बाधा हमारे देश में है वो है ब्यूरोक्रेसी। कहीं ये जो हमारा जो अभियान है, इसमें ये ब्यूरोक्रेसी किस तरह से इसकी जो बाधक बन रही है, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? जैसे कि चीन ने किया वन विंडो, क्या हमारे यहाँ भी इसी तरह का वन विंडो उजल होता है कि वन विंडो रहेगा और आपका सारा काम
एक साथ खत्म कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो कंपनियां आएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि करप्शन ये इसे ग्लोबल फेनोमेना है, तो ये इससे परेशान लोग थे। तो क्या ये अब परेशानी मोदी सरकार दूर करने की दिशा में प्रयत्न कर रही है? 300 कंपनी जो चाइना से यहाँ आ रही हैं, वो जिस लेवल पे बात कर रही है इन्वेस्टमेंट की, हम लोग उस वर्टिकल में नहीं है। अगर उन 300 में से जो भी कंपनी इंडिया में आके माइक्रो स्मॉल या मीडियम बनती हैं, तो उनका सपोर्ट करना हमारी नैतिक और बिजनेस दोनों तरह की जिम्मेदारी है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। और बाकी और सारी चीज़ों में तो हम लोग तो ये मानते हैं कि जो काम हमारे हाथ का है, जो काम हमारे डेस्क का है, जो काम हमारी कॉर्पोरेशन का है, उस इसमें जैसे हमारे पास स्पेशल स्कीम जब आती है इंटरेस्ट सबमिशन की, वो हमारे NSIC कर रहा हो या हमारे जो दूसरे MSME मिनिस्ट्री के हैं वो कर रहे हो, तो इंटरेस्ट सबमिशन यस वो करते हैं। अब हम उसके बाद ये कहें कि क्या हम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन करते हैं? जी, पहले नहीं करते थे, अब हम उस पूरी कोशिश में हैं। हमारे डेटा बैंक सब कुछ रेडी हो रहा है, हम करना चाहते हैं और करेंगे भी। अब उसको हम कैसे करेंगे कि अगर कोई अच्छा माल बना रहा है और उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है बट उसको कुछ नहीं पता, तो हम उसकी हर स्टेज पे मदद करेंगे। और हम उसको ट्रेन भी करेंगे। और जिस टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि वो इंडिपेंडेंटली अपना एक्सपोर्ट बिजनेस संभाल सकता है, तो हम उसको छोड़ भी देंगे कि हाँ जी, आप अपना काम की मदद करने के लिए हमें और 100 कंपनीज होंगी जिनकी हम इस तरह से हेल्प कर पाए। तो जो भी छोटे छोटे मैन्युफैक्चर हैं उनको एक्सपोर्ट मार्केट में या ऑर्गेनाइज रिटेल में उनको खड़ा करना, ये बीड़ा हमारे इस न्यू वर्टिकल डिवीजन का है जिसमें हम लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए, हम सभी जो है विजय जी, हम लोग कहीं न कहीं के गांव से जुड़े हुए हैं, चाहे अनीता हो, चाहे आप हो, चाहे वो सीके हो। और मेरा भी ननिहाल गोंडा जिले में एक छोटा सा कस्बा हुआ करता है करनेलगंज, अब तो बड़ा हो गया, नगर पालिका भी हो गई। हमने अपने बचपन में देखा था कि पूरे के पूरे गांव जो थे वो आत्मनिर्भर थे। गांव में जिस चीज की आपको आवश्यकता होती थी, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो प्रजापति हो, मतलब तेल की जरूरत है तो कोल्हू पर तेल मिल जा रहा है, चक्की आटा चक्की जो है वहां पर आपको गेहूं पिसाई हो जा रही है, मोची जो है जूता चप्पल बनाता है। हर तरह की जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी वो गांव में ही पूरी हो जाती थी। मैंने अपने ननिहाल में कुछ वर्ष बिताए हैं तो मैंने वो देखा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव चले शहर की ओर, नतीजा ये हुआ वो सारा कुछ मुझे लगता है काफी कुछ अंशों तक उजड़ चुका है। क्या ये समय नहीं आ गया है कि हमें अब उन प्रतिभाओं को पुनर्जीवित करना होगा और वो व्यवस्था बैठानी होगी कि ताकि हम शहर की ओर, मॉल्स की ओर मुंह न ताकें और हमारी आवश्यकताएं जो ग्रामीण स्तर पर, कस्बा स्तर पर है, बी ग्रेड के जो शहर है वहां वो पूरी हो जाए। यही बात है कि मानना है कि इफ नॉट दिस जनरेशन, हमारी प्रीवियस जनरेशन किसान थी, या कोई बहुत अगर शहर वाला अपने आप को कहेगा तो उससे पहले की जनरेशन किसान ही। इसमें कोई मना नहीं कर सकता कि मेरे पूर्वज किसान नहीं थे। और जो आप कह रहे हैं ये इकोसिस्टम था जो हमारे बहुत सालों मतलब सदियों से हमारा इकोसिस्टम वैसा ही था जो हमारे सेल्फ सफिशिएंट गांव थे। आज की डेट में भी अगर कोई सरसों उगा रहा है और वहीं पर वो बड़े ब्रांड का तेल खरीद रहा है बोतल में बंद करके, इसका मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर वहीं पर गाय का चमड़ा कोई निकाल रहा है और एक छोटी चप्पल बना रहा है और वहीं पर वो शहर जाके ऑल्डो और जो है एडिडास और ली कूपर के जूते खरीद रहा है, इसका मतलब बिजनेस का स्कोप वहाँ भी है। तो सेल्फ सफिशिएंट गांव बनाने के लिए या छोटे छोटे उद्यमियों को गांव में खड़ा करने के लिए इस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें हम 20-22 लाइव प्रोजेक्ट चलाते हैं। उसमें चाहे वो मसाला पीसने की मशीनें हो, चाहे आटा पीसने की हो, चाहे वो मोजे बनाने की हो, चाहे वो सोया पनीर या बेकरी या रस्क या फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी या आपके फर्नीचर बनाना हो, इस तरह के हम 20-22 स्किल बनाना हो, इस तरह के 20-22 लाइव प्रोजेक्ट चलते हैं। इसमें अगर कोई हमसे मार्केट रिसर्च के लिए भी मदद चाहता है तो हम उसमें भी मदद करते हैं। तो उस 1 महीने के कोर्स में उनको पूरा ये बात समझाया जाता है कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपको इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है और इसकी प्राइसिंग कैसे करनी है मार्केट में रखकर। तो जहां हम एक्सपोर्ट के लिए हाई एंड यूनिट्स को एक्सपोर्ट में मदद कर रहे हैं, वहां हम छोटे छोटे उद्यमी जो 10th पास है, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आपको सिर्फ पढ़ना लिखना आना चाहिए, वो एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन है 10th। अगर आप 10th करने के बाद आप ये चाहें कि हम मसाला उद्यम लगा दें
तो हम उनको ये ट्रेनिंग देकर उसमें पहुंचाते हैं, और हमारे ट्रेन किए हुए लोग आज 1-1, 2-2 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर कर रहे हैं अपने गांव में बैठकर। तो ये हम लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन आज की सिचुएशन, कोरोना को अगर आप वैसे बीमारी की दिशा से हटा करके देखें तो ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम इस पूरे साइकिल को, जो हमारा गांव आत्मनिर्भर था, उसको हम वापस फिट कर सकते हैं। और ये मौका हमारे जीवन में एक ही बार आया है और दोबारा ये किसी के पास बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। जी बताइए। अनीता, आपने भी ग्रामीण जीवन को देखा है, और हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसता है। आज भी 80% जो आबादी है, 75 से 80% आबादी गांव में ही है। कैसे हम ग्रामीणों की आवश्यकता की पूर्ति स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं, जैसे विजय जी ने भी यदि समझाया, क्या उसके उपाय हो सकते हैं, और वो स्वदेशीकरण कैसा होगा, आप बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो गांव हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता था, आज वो गांव बिल्कुल पूरी तरह से खोखला हो चुका है। हम शहर की ओर मुड़े क्यों, वो आखिर क्यों उनको मुड़ना पड़ा शहर की ओर, ये भी देखना जरूरी है। गांव का वो विस्तार सरकारें क्यों नहीं कर पाए, उनको सिर्फ उस गांव में सिर्फ वोटर्स ही क्यों नजर आए, कोई उद्यमी क्यों नहीं नजर आया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पिछली सारी सरकारों की अगर हम बात करें तो मोदी जी ने बहुत कोशिश की है कि उन गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। मैंने बोला कि आत्मनिर्भर क्या है? आत्मनिर्भर का शब्द को इस्तेमाल करके मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल किया, और उसके बाद ग्लोबल को भी वो वहां पे पिच करते हैं। आत्मनिर्भर जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ सारे लोग बोलते हैं कि लो जी, अब हमने ये भी तो अमेरिका वाली खरीदी तो हो गए आत्मनिर्भर, हमने तो ये चाइना से ले लिया तो हो गए आत्मनिर्भर। तो ये हम उसका माहौल उड़ा रहे हैं। आत्मनिर्भर मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे देशों की चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हमारे प्रोडक्ट उस क्वालिटी के होंगे कि हम तो इस्तेमाल करेंगे, बाकी दूसरे देश भी हमारे उस प्रोडक्ट को मोस्ट वेलकम करें, उसको रिस्पेक्टफुली उसको अपने देश में आने का मौका दें। और हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो मॉनेटरी लेवल पे होनी चाहिए। उस आत्मनिर्भरता में कहीं भी ये हमारा वजूद जो है वो मजबूर नहीं नजर आना चाहिए कि हम झुक के बात कर रहे हैं। जब आत्मनिर्भर कोई होता है तो आंख से आंख मिला के बात करता है कि ठीक है, आपकी इस इंडस्ट्री को हम अपने यहाँ बुला रहे हैं, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन बदले में हमारा ये चीज जो है आपके यहाँ भी जाएगा। ये बार्टर सिस्टम जो है वो बिल्कुल हमारे देश में जो खत्म हुआ है उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। हम ली कूपर के जूते पहन सकते हैं और हम आगरा में बने हुए जूते भी पहन सकते हैं, लेकिन हमारा आगरा का वो जूता जो है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में बाकी देशों में भी वही हड़कंप मचाए जो ली कूपर यहाँ मचाता है। तो ये कभी भी जो सरकार, ठीक है जनता नहीं हुई, लेकिन सरकार भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए कभी भी वोकल नहीं हुई है। सरकार इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए कभी भी बढ़ावा, सबसे बड़ा कारण एक लाल फीताशाही रहा, ये मैं मानती हूँ। जो बाबूगिरी रही वो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं डुबा के ले गई। लेकिन अगर उस लाल फीताशाही को हम साइडलाइन भी करें तो सरकारों की पॉलिसी हमेशा से आयात करने की रही, निर्यात करने की नहीं रही। आप छोटा सा उदाहरण देखिए सर कि खिलौना इंडस्ट्री, भारत में गुड़ियों का इंडस्ट्री, कोई हिंदुस्तान से खूबसूरत गुड़िया कोई बना सकता है क्या? जो कलरफुल गुड़िया हर स्टेज पे है, हर स्टेट में आप जाएंगे, हर 2 गांव बाद जाएंगे तो